तो जितनी भी चीजें हैं इस चैप्टर में सारी की सारी ट्राई करेंगे कि हम उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि एक रिवीजन सेशन काइंड ऑफ मान सकते हो, हमें सारा करना है इसी गिवन 2 आवर्स में। तो सबसे पहली अपने पास आती है करंट की डेफिनेशन, जो कि होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर कभी भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम डिफाइन कर देते हैं एज करंट। अगर हमसे पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी एक टाइम पे बताओ तो dq/dt, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज कर रहे होते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए हैं और करंट बताओ, तब भी हम बता सकते हैं Ne होता है चार्ज का फॉर्मूला, याद है फर्स्ट चैप्टर से। और अगर हमें पूछा गया होता एवरेज करंट, तो एवरेज हमें पता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी होती है ना, सम ऑफ ऑल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वैसा ही कुछ यहां पे भी है। एंड द नेक्स्ट वन, अगर मान लो हमें चार्ज फ्लोन पूछ लें कुछ इस तरीके से, तो हम निकाल सकते हैं dt को उधर भेज दो, इस फॉर्मूला से dt को उधर भेज दो तो बन जाएगा I इंटू dt विच इज चार्ज फ्लोन। जिस भी टाइम के बीच में हमें कहा होगा t1 से t2, हम उसको निकाल देंगे। समझ आया बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसके पास स्पीड कुछ गिवन है v और रेडियस इसके ऑर्बिट की दी हुई है r, तो भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। एट द एंड ऑफ द डे करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, रेडियस है इसकी अगर r, तो हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। लेकिन चार्ज कितना मूव कर रहा है? 1e, तो इसकी जगह रख दो 1e डिवाइड बाय कोई टाइम का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड। सोचो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर होगा 1 रिवॉल्यूशन में? 2πr डिवाइड बाय स्पीड, तो याद आएगा ev/2πr। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है अगर हमें देखना हो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट कर रहा अराउंड न्यूक्लियस, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई है भाई द वे, अभी समझ आया। एक और फॉर्मूला इसका बन सकता है अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना हो तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम, लेकिन हमें पता है 1/टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, तो इसको Q म्यू भी लिखा जा सकता था। समझ आया? तो ये थी मेन बेसिक चीज है इसके करंट के बारे में। लेकिन करंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आती है विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में भी जान लेते हैं। कभी भी अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि कंडक्टर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कहां आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। लेकिन हमने ये कंडक्टर कुछ ऐसे बनाया है, कुछ इस तरीके से, सच दैट इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है वो रैंडम मोशन में होंगे। सारे पार्टिकल भागने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर। जितने भी फ्री चार्जेस हैं वो सारे के सारे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे। समझ आ रही है? इसका मतलब है अगर तुमसे मैं पूछता कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी बताओ, अभी अभी मैंने बताया एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही तो होता था जैसे वो अर्थमेटिक मीन निकालते थे। तो अगर मैं इनिशियल एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूं, बाय द वे आई एम यूजिंग द वर्ड वेलोसिटी, डायरेक्शन मैटर करेगी। इसका मतलब है पहले पार्टिकल की अगर वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2, तीसरे की है u3 एंड अप टू सो ऑन, n पार्टिकल्स है अगर इसके अंदर, तो ऑन एन एवरेज इनकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0। समझ आ रहा है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये सारे पार्टिकल इधर उधर भागते रहेंगे। समझ आ रही? लेकिन दूसरी सिचुएशन देखो, अगर मैंने इस कंडक्टर के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स अभी भी हैं, ये देखो कितने सारे पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, फिर एक बैटरी को कनेक्ट किया, V पोटेंशियल, जो कि यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करके रखेगा। इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो दिस टाइम। तो इस बार भी पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे, इस बार भी इनके बीच में कोलिजन होगा, लेकिन फिर भी इन पे कॉन्स्टेंटली फोर्स लगता जाएगा। तुम लोगों को क्या ये मैंने आज से पहले बात बताई, अगर ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को रखो तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू QE। याद आया? किस डायरेक्शन में?
अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव होता है तो इसके साथ चलता, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स का फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा, QE। बस इस केस में भी ऐसे ही है कि इस पे कॉन्स्टेंटली फोर्स लगता रहेगा। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं अभी भी ये रैंडमली मूव करने की ट्राई करेंगे, लेकिन सोचो ट्राई कर रहे हैं मूव करने की, लेकिन एक कांस्टेंट फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है। मूव रैंडम डायरेक्शन में ट्राई करेंगे, लेकिन इधर की तरफ कांस्टेंटली फोर्स लग रहा है तो ये इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। मान लो तुमने ऊपर से ना बहुत सारी बॉल्स को छोड़ दिया, एक डिब्बा लिया जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी बॉल्स थी, टेनिस बॉल थी। टेनिस बॉल नहीं, वो कौन सी होती है छोटे वाली, वो जो ऐसे खेलते हैं, गोल्फ वाली बॉल छोटी छोटी होती है ना, तुमने बहुत सारी गेंद दी। बता सकते हो क्या होगा? जैसे इस पर इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ोगे तो ये सारी बॉल क्या नीचे की तरफ फिसल जाएंगी, आपस में टकराएंगी भी? ऑब्वियसली टकराएंगी। इतनी सारी बॉल छोड़ रहे हो, एक दूसरे से टकराएंगी, यहां भी टकराएंगी, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा होगा, एक फोर्स इन पे यहां की तरफ लगेगा। याद है कौन सा? यहां पे होता था mg, याद करो 11th क्लास, यहां होता था mg cos थीटा और यहां पे mg sin थीटा। और हमें पता है कि कोई भी चीज नीचे कितनी एक्सेलरेशन से कितना फोर्स लगता है उस पे, mg sin थीटा। सिर्फ mg नहीं, mg तो इधर लगता है, इधर लगता है mg sin थीटा। इसका मतलब है ये सारी आपस में टकराएंगी भी, रैंडम मोशन में भी जाएंगी, बट स्टिल देयर विल बी दिस कांस्टेंट फोर्स mg sin थीटा एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल। सेम यहां पे भी है। इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे, आपस में भी कोलाइड करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल एक रैंडम एक कांस्टेंट फोर्स यहां की तरफ लगेगा। समझ आ रहा है? जो कि इसको मूव करने की, एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और यहां पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से, मैंने बताया कि इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं, लेकिन टकराएंगे भी एक दूसरे से। टकराने का मतलब ही क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस भी होगा खुद का। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें हमारे पास है। अगर अब मैं फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहूं पहले पार्टिकल की, तो क्या आएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस में AT कुछ ऐसा मान लेते हैं। इसको यहां तक पहुंच, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है T1 टाइम के बाद कुछ ऐसे, इसको T1 टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में। अब मेरा काम रह गया एक्सेलरेशन निकालना। इस सिचुएशन को तो अभी छोड़ते हैं। बता सकते हो एक्सेलरेशन कैसे निकालें? अभी फॉर्मूला बताया था, कौन सा फोर्स लगेगा इन पे? F = QE। और फोर्स का और क्या फॉर्मूला होता है? MA। तो ये क्या बन जाएगा? A = QE/M। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे कि अगर एक पार्टिकल को छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इतनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता वो। चार्ज की वैल्यू -E। कोई बता सकता है माइनस क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन पार्टिकल कहां मूव कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए भी माइनस आया। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या फिलहाल के लिए इसको A ही रहने देते हैं। V2 क्या आएगा? U2 प्लस में AT2 एंड अप टू सोन Vn आ जाएगा UN प्लस में ATN। कोई बता सकता है मैंने A पे क्यों नहीं लगाया A1 A2 A3? ऐसा क्यों? इस पे क्यों लगाया T1 पे? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखना, क्या चीज है जो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर से आ रही है, सबके लिए सेम है। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज? वो भी सेम होता है। मास भी सेम होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम है। अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा V1 V2 अप टू सोन Vn डिवाइड बाय N विच इज इक्वल टू U1 प्लस U2 अप टू सोन UN डिवाइड में N। मैं हर तरफ N से डिवाइड करता जा रहा हूं। ऐसे ही A कॉमन T1 प्लस T2 अप टू सोन Tn। ये सारी बातें लिखी है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये फर्स्ट टर्म क्या है? ये तो कुछ किसी तरह की एवरेज लग रही है ना? ये है एवरेज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बढ़िया। ये क्या है? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। हालांकि हमें पता है ये कितनी है, कितनी थी स्टार्टिंग में? 0 प्लस में A की जगह E डिवाइड बाय M। और ये क्या चीज दिख रही है? ये तो एवरेज टाइम है, एंड दैट इज आवर फाइनल फॉर्मूला। अगर मैं U एवरेज को 0 पुट कर दूं तो हमारा आंसर आ गया फाइनल।
बस आज के बाद मैं इसका एक न्यू नाम देने वाला हूं, वी कॉल दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो टी एवरेज है ना, इसका भी एक न्यू नाम देने वाला हूं, इसका होता है टाउ, जिसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास बन गया v इक्वल टू या वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। ध्यान रखना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बस मेनली मैंने यहां पे किया क्या, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए लिख के उसको ऐड कर दिया। एवरेज बनाने के लिए सबको n से डिवाइड, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इसको मैंने 0 पुट कर दिया और बाकी बचा हुआ डेटा यहां पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ई बाय एम होता है या क्यू ई बाय एम होता है, याद रखेंगे। कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा अपने पास आता है रिलेशन, या फिर कुछ ऐसा ही, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटे जितने भी जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया या करंट का फॉर्मूला लिखवाया ना, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब तुम्हें वैल्यूज दी होंगी, फॉर्मूला में पुट करना है एंड दैट्स इट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम देखना चाहें तो करंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। अब यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके आनी, कैसे लाएं? चार्ज का कोई फॉर्मूला अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तो अभी बताया था, एन ई डिवाइड बाय टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोला करते हैं। अगर मैं इस n को v से डिवाइड कर दूं, v से मल्टीप्लाई, वेयर v इज वॉल्यूम, तो ये क्या चीज है? सुना हुआ ये कहीं पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। क्या कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता है? अगर हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है a, अगर इसकी लेंथ पता है l, तो क्या हो जाएगा? al डिवाइड बाय t। फिर हमें पता है इस l बाय t को हम क्या लिख देते हैं? वेलोसिटी। एंड वी आर डन, NEAVD, दैट इज द फॉर्मूला। इस पे भी डायरेक्ट बनते हैं। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, दिस n, स्मॉल n इज नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है ये? नंबर डेंसिटी है बेटे। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है? यहां से देख के, इस जगह से यूनिट्स क्या होंगे इसके? नंबर ऑफ पार्टिकल के कुछ होते नहीं, दैट मीन्स m-3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। फिर से जिस पे मैं बॉक्स बना रहा हूं उन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, बाकी तो मैं क्वेश्चन खुद से ही करा दूंगा। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है, क्या हम करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, NEAVD क्या होता है? E टाउ डिवाइड बाय m। फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का याद रख लो, E टाउ बाय m, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास बन गया NE² AE टाउ बाय m। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आ गया। किसी को कोई फॉर्मूला याद है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में बदल दे? सेकंड चैप्टर से याद करो, E और V में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। V इक्वल टू ED या फिर EL दिस टाइम, लेंथ हम L लेके चल रहे हैं कंडक्टर की। तो यहां से E क्या आ जाएगा? V E इक्वल टू V बाय L पुट कर देते हैं तो I अपने पास आ जाएगा NE² A बाय M टाउ, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा ML डिवाइड बाय NE² A टाउ इंटू I। जरा इस चीज को देखना, कहीं देखी हुई? V इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स I, देखा हुआ लग रहा होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो ओम्स लॉ आ गया है ना। तो ये जो ब्रैकेट है ये एक्चुअल में क्या है? रेजिस्टेंस है बेटे। इसका मतलब है वी कैन डिफाइन इट लाइक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ML बाय NE² A टाउ। जिसमें भी हमें पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कुछ इस तरीके से, L बाय A। ये क्या चीज होती है?
R इक्वल टू डैश रो L बाई ए। तो ये क्या होता है, रो विच इज रेजिस्टिविटी। याद आया, R इक्वल टू रो L बाई ए, ऐसा कुछ करा था। और क्या ये भी याद है हमें कि ये रो का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R इक्वल टू 1 बाय सिग्मा L बाय ए, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी। याद रहेंगे ये बातें, काफी सारे फॉर्मूलाज हो गए, बस 2-3 और हैं इसमें, फिर बाकी सर्किट्स ही हैं। अब एक और चीज पूछ ली जाती है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा ये टाउ पे, बता सकते हो? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो दो कोलिजन के बीच का समय कम होगा ज्यादा होगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मतलब उनको एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी देने का मतलब ज्यादा एनर्जी है तो जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, इसका मतलब है टाउ कम हो जाएगा। टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, जिसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा। बेटे ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज फॉर कंडक्टर्स। समझ आ रही है? अगर कभी कभी, वैसे तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी हमें पता है, उसके यूनिट्स भी पता है एम्पियर, लेकिन अगर तुम्हें वेक्टर यूज करना है तो क्या करोगे? क्या कोई ऐसी चीज पता है जो करंट से रिलेटेड है लेकिन वेक्टर? तो हमने पढ़ा था एक करंट जैसा ही, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें वो एरिया देखना है जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। मतलब कहने का, अगर एक कंडक्टर कुछ ऐसे दे रखा है और ये करंट फ्लो हो रही है I, ये रहा एरिया A, तो करंट डेंसिटी क्या, करंट डेंसिटी क्या लिखेंगे, करंट डिवाइड बाय एरिया, क्यों पहले ही परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाय द वे फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, J डॉट A इज इक्वल टू I। लेकिन अगर करंट के परपेंडिकुलर ना हुआ एरिया तो कुछ ऐसा आ गया, अब क्या करें? यहां से तो परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या करना चाहिए? तो ये अगर थीटा, अगर ये एरिया दिया हुआ है A, ये रहा इलेक्ट्रिक करंट, हमें A का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? ये रहा एरिया। एरिया का यहां कितना आएगा? कॉस। और यहां कितना आएगा? हमारे काम का कौन सा है? साइन। भाई करंट के परपेंडिकुलर कौन सा है? कॉस। तो हमारे काम का कॉस, J इज इक्वल टू I डिवाइड बाई A कॉस थीटा। समझ आया? कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अभी भी अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो JA कॉस थीटा, ये तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है बेटे, सुनिए है कभी? AB कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B, ऐसे होता था ना, वही चीज है ये। कंफ्यूजन है यहां तक कुछ? इसी में ही पूछ लिया जाता है कि जरा बताओ करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे बताएं? क्या कोई करंट का फॉर्मूला पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में? अभी अभी बताया था, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वो शॉर्ट फॉर्म में बता रखा बेटे, V ना, कुछ ऐसा, डिवाइड बाय एरिया। एरिया से एरिया कैंसल होगा तो अपने पास बन जाएगा J इज इक्वल टू NEVD, ऐसा कुछ। क्या कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बताया आज मैंने? क्या था? E टाउ डिवाइड बाय M, तो J आ जाएगा NE टाउ बाय M। अगर यहां से हम देखना चाहें तो J आ जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। और हमें पता है J भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वाई J वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स E। इसको हम डिफाइन करते हैं सिग्मा से, वी कॉल दिस सिग्मा। अभी अभी बताया था कंडक्टिविटी।
लेकिन हम इसे कंडक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? तो मेरे पास रीजन है इसका, देखना। ये क्या डिफाइन किया हमने? m बाय एन स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी है ना, और ये क्या है? एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये तो उसका जस्ट उल्टा है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। इसलिए बेटे इसको ऐसा कहा गया है। कंफ्यूजन? इसका एक नाम भी होता है, वी कॉल दिस माइक्रोस्कोपिक और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फिर से बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला रटने वाले हैं, ये डिराइव मत करने बैठ जाना। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें वैल्यूज देंगे और कहेंगे सॉल्व करके दिखाओ इसे। समझ आ रही है यहां तक? ठीक है। एंड द फाइनल डेफिनेशन विच इज मोबिलिटी। मोबिलिटी डिफाइन की जाती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, म्यू से डिनोट किया जाता है, रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट्स इट। इतनी सी ही डेफिनेशन थी इसकी। लेकिन पूछा यह जाता है कि मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे या इलेक्ट्रिक फील्ड पे? तो अभी मैंने डेफिनेशन क्या बोली? इट डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो रेशो पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड पे, या इंडिपेंडेंट? दोनों के इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इसका फॉर्मूला कुछ और है। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? 5 बार यूज कर लिया अब तो, ई टाउ डिवाइड बाय एम। एम से एम सॉरी ई से ई कैंसिल, तो बचेगा ई टाउ। एक्चुअल में ये ड्रिफ्ट, ये जो मोबिलिटी है, ये किस पे डिपेंड करती है? कितने इजीली मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंड करता है टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। समझ आ रहा है? ऐसा क्यों रिलैक्सेशन टाइम पे? क्यों? मोबिलिटी मतलब कितने इजीली मूव कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टकराने के बाद उनको जितना समय मिलेगा, तो स्ट्रेट चलते रहेंगे अपने पाथ में, उतने जल्दी पहुंच जाएंगे दूसरी तरफ। और जितना कम रिलैक्सेशन टाइम, उतना उनको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि कोलाइड करते रहेंगे आपस में। समझ आया या कंफ्यूजन है यहां तक? क्लियर है? क्योंकि मेरी साइड से बेटे थ्योरी तो इतनी ही थी। अगर मान लो कोई आज के बाद तुमसे पूछ लेता है कि एक ऐसे सिलेंडर और इस तरीके से उसमें करंट फ्लो कर रहा इस डायरेक्शन में, बताओ उसके करंट डेंसिटी कितनी होगी? और तुम्हें जे भी दे रखा है, जे नॉट इंटू आर, या फिर 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर, ऐसा कुछ दे रखा है। इसकी रेडियस दी हुई है कैपिटल आर में, और ये दे रखी है करंट डेंसिटी। हमें बताना है करंट। तो करंट का अभी क्या फॉर्मूला बताया था? सॉरी, करंट डेंसिटी का क्या बताया था? करंट डिवाइड बाय एरिया। लेकिन अगर मान लो ऐसी सी शेप आ गई जिसमें करंट डेंसिटी स्मॉल आर पे डिपेंड करे, मतलब तुम ऊपर हो सेंटर से या नीचे हो, अलग अलग करंट डेंसिटी होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले तो इसका साइड व्यू देखते हैं। ये रहा इसका साइड व्यू। सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने सेंटर से कुछ पार्ट कट किया। बता सकते हो अगर इसकी विड्थ डी आर है, अगर इसकी रेडियस आर है, तो छोटा सा एरिया, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये कितना होगा? बताई हुई है ऐसी बातें। अगर मुझे ये शेडेड पोर्शन निकालना पड़ गया तो कैसे निकालते हैं? ये जो शेडेड पोर्शन है, इसको एक सीजर से कट करके सीधा कर लो, तो ऐसा बन जाएगा, है ना। जिसकी विड्थ कितनी होगी? डी आर। और बता सकते हो लेंथ कितनी होगी इसको ओपन करने के बाद? जैसे मैं ओपन कर दूंगा तो नहीं, 2 पाई आर। सोच के देखो, लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस। इसकी रेडियस है स्मॉल आर, एंड वी आर डन। अब ये कैसी शेप लग रही है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट अपने पास आ जाएगा। वैसे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई बाई ए, या फिर डी आई बाई डी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J इंटू डी ए। वैल्यूज यहां से पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? J की वैल्यू दी हुई है J नोट 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर, और स्मॉल पार्ट का एरिया कितना निकाला? 2 पाई आर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां करें बेटे? ये आर की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती थी?
0, और सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है? R, कैपिटल R। बस इंटीग्रेट करो और आंसर निकाल लेना, हो जाएगा। ठीक है, एंड वी आर डन विद द थियोरेटिकल पार्ट, जो बेसिक सा होता है। एक इसके अलावा हमारे पास टॉपिक आता है विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा तो नोटबुक पेन में करके खुद से देख लेना, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या होता है, अगर कभी भी मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है वो हमसे पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, R इज इक्वल टू R एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, या फिर रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। बता सकते हो ये R नोट रो नोट क्या है? सिंपल बता दो, ये R नोट क्या है? दिस इज रेजिस्टेंस कितने डिग्री पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको कर लेते हैं, उससे खत्म हो जाएगा ये। मान लेते हैं मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा तो हमारे 5 मिनट खराब हो जाएंगे, जो कि मुझे सेव करने इस समय। रेजिस्टेंस 10 डिग्री पे दिया हुआ है 50, रेजिस्टेंस 20 डिग्री पे दिया हुआ है 30 डिग्री पे दिया हुआ 60। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा 50 डिग्री पे। और दूसरी चीज पूछी हुई है अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। दो चीजें पूछी गई हैं। हमेशा हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ डेटा दिया गया हो तो पहले ट्राई करो कि अल्फा निकाल लो किसी तरीके से, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले लिखो R30। क्या फॉर्मूला बताया गया अभी किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालने का? R10 जितने भी डिग्री पे दिया हुआ है इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कितने दिख रहे हैं यहां पे? 10 माइनस 0। ऐसे ही लगाओ 30 के लिए भी, R नॉट 1 प्लस अल्फा 30 माइनस 0 एंड दैट्स इट। क्या फायदा हुआ इससे? ये फॉर्मूला लगाने से क्या अल्फा निकल जाएगा? रेजिस्टेंस 10 डिग्री पे कितना दिया हुआ? 50। रेजिस्टेंस 30 डिग्री पे कितना दिया हुआ? 60 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 10 अल्फा, R नॉट 1 प्लस 30 अल्फा एंड वी आर डन। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके तुम अल्फा निकाल सकते हो। R नॉट तो कट ही गया। वही समझ आ रही है? और एक बार अगर अल्फा आ गया तो क्या तुम ये भी निकाल सकते हो R50। R50 क्या आ जाएगा? R नॉट 1 प्लस अल्फा 50 माइनस 0। R नॉट पहली इक्वेशन से निकाल लेना, अल्फा की वैल्यू पुट करके R नॉट आ जाएगा और R नॉट इसमें पुट करके फाइनल आंसर। अल्फा आ जाएगा 1/90, पहली इक्वेशन में पुट करके देखो तो R नॉट भी निकल जाएगा। 50 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 1/90 इंटू 10, जो कि बन जाएगा 50 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 1/9, तो 10/9, तो R नॉट की वैल्यू आ रही है 45। शायद यही आनी चाहिए। यहां पुट करके देखो, ये बनेगा 10/9, 10 जाएगा नीचे तो 5, 9 जाएगा ऊपर तो 45। R नोट की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? R50 इज इक्वल टू 45, 1 प्लस 1/90 इंटू 50, तो ये बन जाएगा 5 और 9, 20 तो मुश्किल है। फोर्टीन इंटू 5, मेरे ख्याल से आंसर 20 नहीं आना चाहिए, 10 से तो ज्यादा ही आएगा। 14 इंटू 5 कितना होता है? 70 आना चाहिए बेटे, यहीं से देख सकते थे ना। टेम्परेचर 50 पे पूछा गया, 30 पे ही अगर 60 है, इस पे तो आंसर ज्यादा ही आएगा 60 से। समझ आ रही है? कुछ कंफ्यूजन है यहां तक?
तो ये था हमारे पास जो इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बाकी सारा बचा हुआ सर्किट्स हैं। जितना भी मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं, जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो सारे सर्किट्स होंगे। समझ आ रही है? मैं कोई भी सर्किट देखो बना के नहीं लाया, कोई भी आगे स्लाइड नहीं है, तो मैं भी बनाने वाला हूं तुम्हारे साथ, जस्ट इसलिए कि तुम लोग भी साथ साथ कर सको। ठीक है, रफ से ही बनाना, ज्यादा जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, चलो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहली कैटेगरी या सबसे पहले बेसिक्स की अगर हम बात करें, तो बस बेसिक के नाम पे इतना ही ध्यान रख लो। ये है अगर हमारे पास एक रेजिस्टर, ये रहा एक पॉइंट ए, ये रहा एक पॉइंट बी, तो बता सकते हो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, ए से बी या बी से ए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि करंट फ्लो हो रहा है ए से बी, कब हो सकता है ऐसा? ए से बी पे जाए करंट, ये सिर्फ तभी करंट कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मैंने बोला करंट ऐसे जा रहा है, तो V इक्वल टू आई आर, जो आज तक हम लिखते थे ओम्स लॉ, वो हम लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू आई आर। कुछ कंफ्यूजन? पक्की बात है? ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पहली बात। दूसरी बात ये याद रख लो, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को बाकी लेक्चर पे यही दिमाग लगाना है। हम करंट कब निकाल सकते हैं बेटे रेजिस्टर से? जब हमें रेजिस्टर के, याद रखना, रेजिस्टर के दो एंड पे अगर पोटेंशियल पता लग गया, वी आर डन। अगर मुझे कितना भी अजीब सा, कितना भी खतरनाक से दिखने वाला सर्किट हमारे सामने आ जाए, दिखेंगे भी आज तुम्हें, बस हमें क्या करना है, किसी तरीके से रेजिस्टर के दो एंड पे, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए इनके, रेजिस्टर के अगर दो एंड पे तुमने पोटेंशियल निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दो, हायर माइनस लोअर इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। समझ आ रही है? और दूसरा, अगर मान लो बैटरी दिखाई दे जाए 10 वोल्ट की, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां कितना लिखना है? 10। यहां लिखो 10, तो यहां कितना आएगा? 0। आज के बाद हम 10 और 0 ने याद करके इतना याद करेंगे कि ये जो बड़ी वाली टर्मिनल है, इसके साथ बड़ा पोटेंशियल आता है और इसके साथ छोटा। मतलब अगर मैं यहां लिखता 50, तो यहां क्या लिखना पड़ता? कितना? 40 लिखना पड़ता बेटे, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? डिफरेंस चाहिए होता है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। अगर मैं यहां लिखता -2, तो यहां कितना लिखना पड़ता? अगर मैं यहां पे -2 लिख रहा हूं, तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखना होता? लेफ्ट साइड हमेशा बड़ा आता है, ठीक है? 12 नहीं 8 लिखना पड़ता बेटे, हायर माइनस लोअर। एक माइनस वो भी तो आएगा, एक माइनस लोअर वाला और एक माइनस खुद का। अगर मैं यहां x लिखता, तो यहां कितना लिखना पड़ता? 10 प्लस x। दिमाग लगा लो, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 10। अभी भी नहीं समझ आ रही? बताओ, अगर यहां -x लिखा होता तो यहां कितना लिखता? 10 -x करके देखना इनको माइनस, तो 10 -x हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दिख रहा है कटता हुआ? आंसर 10 आ गया। तो ऐसा कुछ हमें करना होता है। फिर से फाइनल टाइम रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी रेजिस्टेंस दिखे, उसके दो एंड पे बस पोटेंशियल निकाल लो एंड वी आर डन। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरी बैटरी, रेजिस्टर, तीसरी बैटरी एंड ऐसे ही फोर्थ, या फोर्थ वाले में सिंपल एक बैटरी ही दी हुई है। कुछ भी मैं यहां पर रैंडम डेटा यूज कर रहा हूं, 10 ओम, 20 और यहां दिया हुआ 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये 50। कहा गया है करंट निकालो थ्रू ईच ब्रांच, करंट थ्रू ईच ब्रांच, और साथ में कहा हुआ है जरा ये एमीटर से कितना करंट पास होगा, एक आइडियल एमीटर से। आइडियल मतलब इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वी विल एज्यूम ऐसा क्वेश्चन दिया गया। हमें कहा गया है फाइंड आउट करंट थ्रू ईच ब्रांच। अभी बेटा मैंने सिखाया, सबसे लास्ट में चलते, जहां सबसे आसान लग रहा है ना वहां चल जाओ। ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 50। तो यहां कितना लिखूं? 50। तो यहां कितना लिखना होगा? 0। क्यों भाई? क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए? 50। अब ध्यान से सोच के बताओ, अगर यहां 0 है तो यहां पे 0, यहां भी 0, यहां भी 0। क्यों भाई 0 क्यों लिख रहा हूं मैं सारे?
जब तक रास्ते में रेजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर ऐसी चीजें ना आ जाएं तो पोटेंशियल सेम रहता है। ऐसे ही सेम लॉजिक से अगर यहां 50 है तो यहां कितना आएगा 50, यहां पे 50 और यहां भी। क्या हम करंट निकाल सकते हैं इतने से ही? नहीं। अगर यहां 0 है तो मैं यहां कितना पोटेंशियल लिखूं? बड़े वाली बैटरी के साथ 10। बड़ा पोटेंशियल आना चाहिए, तो यहां कितना लिखूं 10। क्यों? क्योंकि माइनस करके कितना आ रहा है 10, जो कि आना चाहिए। यहां कितना लिखूं 20 और यहां कितना लिखूं 30। समझ आ रही है? अब क्या निकाल सकते हैं हम करंट? कंडीशन क्या बताई थी अभी अभी? एक रेजिस्टर, उसके दोनों एंड पे अगर हमें पोटेंशियल पता हो तो हम करंट लिख सकते हैं। क्या होता है करंट का फॉर्मूला? अभी अभी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहां से बताओ करंट कितना आ जाएगा? हायर माइनस लोअर 50 माइनस 10 40 डिवाइड बाय 10 तो कितना बचा 4। यहां कितना आएगा 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया 2/3। जरा ये बताओ 50 माइनस 30 डिवाइड बाय 20 1 एम्पियर। चलो पहला काम तो हमारा हो गया। अब हमसे किसी भी रेजिस्टर में पूछ लेते करंट बताओ, बता दिया हमने। वो कहते बताओ जरा 10 ओम पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, बता दी। लेकिन मान लो उन्होंने सेकंड पार्ट पूछ लिया कि बताओ एमीटर से कितना करंट पास होगा। ये कैसे निकालें इस एमीटर से? तो देखो बड़ा आसान है ये भी। यहां से कितना आ रहा है 1, यहां से कितना आ रहा है 2/3, यहां से नीचे कितना आ रहा है देखो, यहां से 4, यहां से 2/3, तो यहां से कितना जाएगा? याद है वो एक रूल बताया गया था कभी तुम्हें, जंक्शन रूल। जितना करंट एंटर करता है उतना ही एग्जिट करना चाहिए। तो अगर यहां से आ रहा है 4, यहां से आ रहा है 2/3, तो यहां से कितना जाएगा 4 + 2/3 विच इज 14/3। यहां से आ रहा है 14/3, यहां से आ रहा है 1, तो यहां से कितना जाएगा 17/3। तो एमीटर से कितना जाएगा 17/3। बस इतना ही तो था। समझ आया? अगर मान लो एक छोटा सा और भी क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक में ही सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर मान लो उन्होंने यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया तो बताओ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बताना इन 2 पॉइंट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो उसमें कितना 50, यहां कितना है, तो कितना है डिफरेंस? आंसर 50। समझ आया? ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। तो जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिखाया है, मैंने साथ साथ सॉल्व किया है। नाउ इट्स योर टर्न। यहां तक पहले बताओ कुछ कंफ्यूजन? ठीक है। एक बात मैं बता देता हूं, एक हमारे पास चीज होती है केसीएल, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं बेटे। क्या कहता है ये जंक्शन रूल? नेट करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब एक जंक्शन पे टोटल करंट कितनी आएगी 0। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही एग्जिट भी करनी चाहिए। ये ज्यादा काम आ जाती है कभी कभी बात। कुछ कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। लिख लिया पोटेंशियल? चलो देखो सबसे पहले इस 6 पे चलते हैं। अगर इस 6 को देखें तो यहां आ जाएगा 6 और यहां पे 0। ठीक है, बढ़िया। यहां 0 है तो उस लॉजिक से यहां भी 0 होना चाहिए, यहां भी 0 होना चाहिए। सेम लिखा है सबने? और अगर यहां 0 है तो यहां कितना लिखा 10, तो यहां 0 है तो यहां कितना लिखा 5, यहां 0 है तो यहां कितना लिखा 20। वी आर डन। करंट लिख दो यहां की। हमेशा ध्यान रखनी है एक बात, पहले वाली ब्रांच में बस इतना बता दो करंट कहां से कहां जाएगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट। करंट कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे जाएगी बेटे करंट। और कितनी जाएगी? अगर 10 ओम ईच है तो 20 माइनस 6 डिवाइड बाय 10 14/10 या 1.4। समझ आ रही है? अब इसमें बताओ यहां कहां से कहां फ्लो करेगी? इसमें 10 ऊपर से नीचे, 10 माइनस 0 सॉरी ऊपर से नीचे नहीं होगी बेटे, मैंने ही गलत बोला है। यहां पे देखना रेजिस्टर को 10 से 6,
नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, ज्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 0.4। फिर से यहां पोटेंशियल ज्यादा है, यहां कम है, तो 6 माइनस 1 बाय 10 0.1। अब ध्यान से देखना है मेन टास्क। यहां से करंट कितनी आ रही है? यहां से अरे करंट 1.4, यहां से कितनी आ रही है? 0.4। टोटल कितनी हो गई? 1.8। जो आ रही है 1.8, और यहां पे देखो ये कितनी गई? 0.1। तो बाकी बचे हुए का क्या होगा? 1.4 यहां से, 0.4 यहां से, बाकी जितनी भी बची होगी वो यहां चली जाएगी। कितनी बची? 1.7 ही हुई ना? 1.7 यहां से चलेगी। ये तो हम जंक्शन रूल लगा रहे हैं ना, जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी एग्जिट भी करनी चाहिए। 1.7 हायर से लोअर पोटेंशियल नीचे की तरफ आनी चाहिए थी, जो कि आ भी रही है। समझ आया सभी को? जरा इसमें लिखवाने की कोशिश करना। कौन से वाले? बस तुम्हें इतना ध्यान रखना कितनी करंट आ रही है, जितनी आ रही है उतनी वापस जानी चाहिए। ये कैसे पता लगेगा लेफ्ट है राइट है? पोटेंशियल्स को देखो बेटे, कहां हायर है कहां लोअर है, वापस इसमें बताना। बनाने की जरूरत नहीं है, पहले बता दो जरा। सबसे पहले यहां कितना पोटेंशियल लिखूं? 10। तो यहां कितना आएगा? 0। तो यहां पे 0, ठीक है। यहां कितना आएगा फिर उस हिसाब से? 20, ठीक है। तो यहां कितना आएगा फिर? 30। तो यहां कितना आएगा? ध्यान से सोच के। यहां 30 है ना, यहां बताओ। 100 कैसे भाई? यहां मेरे ख्याल से आना चाहिए 70। सोचो क्यों? 70 - 30। बड़ी के साथ बड़ा पोटेंशियल ना, 70 - 30 40 होता है, इसलिए अगर यहां 70 है तो यहां कितना लिखूं? 10। तो यहां 10 आएगा बेटे। सभी समझ पाए? क्यों? बड़ा माइनस छोटा करोगे 60 आना चाहिए। अगर यहां 10 है तो यहां कितना आएगा? 80। ऊपर मत बना देना, रजिस्टर है बीच में। यहां कितना आएगा? 80। यहां 80 है, ये 70 है, तो ये कितना? 70। तो ये कितना? 70। करंट की डायरेक्शन लिखते हैं। 80 और 70 कहां जाएगा करंट? ऊपर। कितना आएगा? अगर फिर से 10 ईच है तो 80 - 70 डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा? 1 एम्पियर। यहां पे बताओ 30 - 10 डिवाइड बाय 10 विच इज 2। डायरेक्शन देख पा रहे हो बेटे कैसे बना रहा हूं मैं? बड़े से छोटे की तरफ। इसमें बताओ 20 से 10 इधर ही जाएगा करंट। 20 - 10 10 डिवाइड बाय 10 1 एम्पियर। बेटे फॉर्मूला मैं वही लगा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब देखते हैं क्या होगा इसका। यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर, यहां से करंट यहां से आ रही 2 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर, और बड़े से छोटा तो यहां करंट को जानी चाहिए। कितनी जानी चाहिए? नहीं, वेट अ सेकंड, तीसरी बार भी तो है, इसका भी सोचते हैं पहले। अब मुझे ये बताओ यहां पोटेंशियल कितना 70। और यहां कितना? 70। यहां कितनी करंट होगी? कहां से कहां करंट फ्लो करती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां तो पोटेंशियल ही सेम हो गए, 0 करंट। इसका मतलब है ये जो 1 एम्पियर आ रही है ये सीधी ही चली जाएगी 1 एम्पियर यहां से। समझ आई ये बात? पक्का? हमें करंट को फ्लो कराने के लिए हायर और लोअर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। तुम्हें कार में वो झूला लगाना है, वो स्लाइड वाला, सीधा लगाओगे ऐसा सीधा? तो स्लाइड कैसे करेंगे फिर? स्लाइड करने के लिए क्या करना होता है? टेढ़ा लगाना होता है उसे, क्योंकि ऊपर ज्यादा पोटेंशियल होगा और नीचे कम पोटेंशियल होगा। और जैसे ऊपर बैठ के नीचे स्लाइड करते हैं तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल स्लाइड कर जाते हैं। सेम इसमें भी, अगर यहां से आ रहा है 1, यहां से आ रहा है 2 और यहां से आ रहा है 1, कितना हुआ? 4। तो 4 आना चाहिए था बेटे। अभी समझ आया? ऐसे लगाते हैं। सभी को क्लियर है? ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथ में करने वाले हैं, तो बना लो। ओए इसका क्या मतलब होता है? अर्थिंग। अर्थिंग मतलब पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ का? 0। इस बार हम फोर्स्ड फुली यहां पे 0 ही लिखेंगे। चलेगा चलेगा। क्या अब तो यहाँ हायर पोटेंशियल हो, जो कि होगा भी, है ना? तो यहाँ 0
मतलब जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगी ना वो सारी इधर चली जाएगी। तो यहां जीरो मान लेना इस बार। कहा हुआ फंस गए इस बार हम, वरना कहीं भी जीरो मान लेते, अपनी मर्जी थी। तो यहां अगर जीरो है तो यहां कितना होगा 10। अगर यहां 10 है तो यहां कितना होगा सभी 30, 30 माइनस 10 20। अगर यहां पे 30 है तो यहां कितना होगा 30, तो यहां पे 30, तो यहां कितना होना चाहिए 0, तो यहां पे 0। यहां 0 है तो यहां पे कितना होना चाहिए 0। कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस सर्किट का क्या काम बना, फिर इस पार्ट का क्या काम बना? ये तो गायब, इसमें से कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। देखो सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। मैंने क्या किया, इसमें से ये रखा सर्किट, यहां पे तो सेम ही है 10 ओम, लेकिन ये ऊपर वाले को हटा दिया। अब बताना कैसे करें? मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट लुक से अगर डिफिकल्ट लग भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ के एक बार सोचते हैं क्वेश्चंस को। यहां पे पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो अगर मैं यहां पे 0 मान लूं तो यहां कितना होगा 10, तो यहां कितना होगा 30, तो यहां कितना होगा 30, तो यहां कितना होगा 0, और तो कुछ कर नहीं पा रहे। यहां पोटेंशियल कितना होगा, क्यों भाई बीच में तो रेजिस्टर आ गया। वैसे यहां का पोटेंशियल कितना आएगा पता नहीं, तो जहां भी ना पता हो क्या करते थे x मान लो। अब ध्यान से देखो, हमें यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हमें यहां का भी पता है, हमें तीसरा भी पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो अभी भी मैंने बताया था एक जंक्शन पे टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है 0, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका कितना आएगा x माइनस 0 डिवाइड बाय 10। यही नहीं कर रहे थे इतनी देर से। यहां का कितना आएगा x माइनस 10 डिवाइड बाय, यहां का कितना आएगा x माइनस 30 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लो, समझ आया? उसके बाद डायरेक्शन खुद से देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे वैल्यू आ गई 20, तो ये एक करंट यहां फ्लो करेगा, 20 से 10 यहां फ्लो करेगा, लेकिन 30 से 20 इस डायरेक्शन में होगा। समझ आ रही है? ऐसे करंट भी निकाल लेंगे हम। कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी एक जगह पे 0 मान लो। कहां माने 0 तुम लोगों ने? X पे जंक्शन, यहां पे, यही 0 मान लिया। एक्सीलेंट, कोई और नहीं। यहां क्यों 0 होएगा बेटे? यहां का तो X माना ना? हाँ, तो फिर 0 क्यों बोल रही हो? यहां पे 0 मान लेते हैं। अगर यहां 0 है तो बताना यहां कितना होगा। घूसा लगेगा गलत बोले तो। कितना आएगा यहां पे? बाकी अगर यहां बड़ा पोटेंशियल है, यहां छोटा है, माइनस करके कितना आना चाहिए था 10, तो यहां कितना आना चाहिए -10। अगर यहां -10 है तो बताओ यहां कितना लिखें? 0 तो नहीं बात बनेगी, -5 से बात बन जाएगी। -5 माइनस -10 कितना होता है 5। समझ आया? अगर यहां 0 है तो यहां कितना होगा? फिर से सोच के -20, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा करोगे तो 20 आना चाहिए। अगर यहां 0 है तो यहां पे -20, यहां -20 है तो बताओ यहां कितना होगा? 50, नहीं -50, नहीं, बाकी यहां -20 तो यहां कितना रखें ताकि माइनस करके 30 आ जाए? 10 आना चाहिए। 10 माइनस -20 कितना होता है 30। बस अब तो जंक्शन रूल है। समझ आया? पोटेंशियल लिखना सीख गए, बाकी तो कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन में। हायर माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, फिर से हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। टोटल करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम मान रहे हैं सारे ही करंट जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट भी आसान सा ही है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इसमें मैं कराने वाला हूं। देखो अगर यहां पे ग्राउंड कर दिया है, इसको अर्थिंग कर दिया, तो यहां कितना आएगा 0, तो यहां पे यहां 2 है तो यहां कितना आना चाहिए? इस बार सोच के
6 है बेटे, बड़ा टर्मिनल है ना, यहाँ कितना रखें ताकि माइनस करके 6 आए, 8। यहाँ 8 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, माइनस करके 10 आना चाहिए, -2। लिख देगा सारे? हाँ सारे लिख दिए, हो गया काम खत्म। बताना सबसे ऊपर वाली ब्रांच में कहाँ करंट फ्लो करेगा? इसमें राइट से लेफ्ट, 2 से -2, राइट से लेफ्ट, हायर से लोअर। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 माइनस -2 कितना होता है? -4, 2 माइनस -2 कितना होता है? 4। 4 बाय 2 कितना होता है? 2। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। और उस हिसाब से इधर कितना आएगा? 8 से 0, 8 माइनस 0 बाय 4, 2। अब ध्यान से देखना, यहां से आ रहा है 2, यहां चला गया 2, तो यहां कितना गया? 0, कुछ भी नहीं गया बेटे। यहां पे डेटा मैंने थोड़ा सा अजीब ले लिया कि बीच वाले में से 0 आ गया, बट डज नॉट मैटर, हमने तो क्वेश्चन करना है। ये शीट्स में से लिख लेना, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं नहीं लिखवा रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक रेजिस्टर, कुछ इस तरीके से एक बैटरी दी हुई है, यहां एक रेजिस्टर है बीच में, ये एक बैटरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक रेजिस्टर है, एक बैटरी कुछ इस तरीके से, और बीच में एक बैटरी। ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5, 5, 10 और 10 ओम ईच। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है एक ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट ये है, ये 2 एंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया एक वायर से। क्या होगा एक वायर से कनेक्ट करने से? अब तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अच्छे से समझ चुके हैं। इस वायर से कनेक्ट करने का क्या फायदा या नुकसान होगा? इसका मतलब है अगर यहां पे पोटेंशियल हुआ 0 तो वहां कितना होगा? 0। पोटेंशियल सेम हो जाता है एक वायर कनेक्ट करने से, ठीक है। तो यहां भी 0। अगर यहां पोटेंशियल 0 है तो बताओ यहां कितना होगा? सोच के ध्यान से, -10। यहां -10, यहां 0, तो यहां पे कितना? 10। और क्या कर सकते हैं हम? यहां पे पोटेंशियल है 0, तो यहां कितना आएगा? बीच में बैटरी है, हायर माइनस लोअर 5 आना चाहिए, तो यहां कितना लिखें? 5 या -5? 5, क्योंकि बड़े टर्मिनल के साथ बड़ा पोटेंशियल, छोटे के साथ छोटा पोटेंशियल। इतनी सी बात ध्यान रखा करो, मिस्टेक मत करो। अब यहां का पोटेंशियल कितना लिखें? इस बार तो फंस गए। जब भी कभी हम फंस जाते हैं क्वेश्चंस में तो क्या हेल्प करता है? तो एक्स को याद करो, मतलब ये फिजिक्स वाले। अगर यहां पे एक्स है तो यहां क्या पोटेंशियल लिखूं ताकि माइनस करके 10 आ जाए? बड़ा माइनस छोटा करके 10 आ जाए, क्या लिखूं ऐसा? x + 10 से शायद नहीं बात बनेगी। ये बड़ा है बेटे, यहां छोटा लिखना पोटेंशियल, तो यहां पे आएगा x - 10। जरा माइनस करके देखना इन दोनों को, x - 10, तो कितना बचा? ब्रैकेट ओपन करके 10 बचा। और तुम याद ही करने लग गए क्या पीछे? देख लो इधर। एंड वी आर डन। x का पोटेंशियल आ गया तो सबका पोटेंशियल आ जाएगा। कैसे निकालते थे? अभी अभी बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। बस कर दो। यहां से कितना करंट फ्लो होगा? इस पॉइंट से x - 10 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, प्लस यहां पे लिखो हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और तीसरे वाला भी हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बेटे इन्हें ना सॉल्व करना है खुद से। ये इक्वेशंस अगर नहीं भी लिखोगे तो बाद में खुद से लिखना और मैच करना। स्लाइड्स गायब नहीं हो जाएंगी, मैं भेज दूंगा तुम्हें। ये दिया हुआ बेटे क्वेश्चन,
2 ओम ईच, और कहा हुआ है करंट थ्रू ईच ब्रांच। देखते हैं कि इसमें एक्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट है और एक ही बैटरी है बस पूरे सर्किट में। चलो इसे करने की कोशिश करते हैं। कहाँ लिखें सबसे पहले पोटेंशियल, जहाँ आसान हो। यहाँ कितना होगा, मान लेते हैं 0, तो यहाँ कितना होगा 0, ये भी 0, ये भी 0। तो क्या काम था इस एक्स्ट्रा वायर का, कुछ भी नहीं। अगर बताओ यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा, माइनस करके 10 आना चाहिए 10। अगर यहाँ 10 है तो सोच के यहाँ कितना होगा 10, कारण बीच में तो रेजिस्टर था, तो तुमने 10 क्यों बोला, क्योंकि एक वायर भी आ गई। एक मिनट बात समझो, अगर यहाँ 10 है यहाँ 10 है तो इस रेजिस्टर का क्या काम हुआ, कुछ भी नहीं। तो इसी चीज को हम बेटे शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, कोई काम नहीं है इसका। आसान वाला रास्ता चूज करेगा करंट। इसके बाद आगे बढ़े, अगर यहां 10 है यहां 10 है तो यहां कितना होगा, ये कितना होगा, बता पा रहे हैं। ये 0 यहां नहीं आ सकता, ये 10 यहां नहीं आ सकता, ये भी 10 यहां नहीं आ सकता, तो क्या बचा, x बचा। इक्वेशन तुम लोग लिखवा दो फटाफट और खत्म हो जाएगा। क्या लिखे, x माइनस 10 डिवाइड बाय 2। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, x माइनस 10 डिवाइड बाय 2। और तीसरा ऊपर वाले के लिए x माइनस 0 डिवाइड बाय 2। एक बार x की वैल्यू आ गई, सारे करंट हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहां से 2 एम्पियर और यहां से आ रहा है 3 एम्पियर। अब हम सारी चीजें लिख देंगे। अगर यहां से 1 जा रहा है, यहां से 2 जा रहा है, तो यहां से कितना जाएगा, यहां से कितना जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। ये काम तुम लोगों का है, आराम से बैठ के सोचना इसके बारे में। समझ आ रही है, ठीक है। अब हमने इतना सारा कुछ सॉल्व कर ही लिया है, तो व्हाई नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम बात करने वाले। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले ये वाला करते हैं। ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 6 ओम ऐसा दिया हुआ, ठीक है। इसके साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। हमें नहीं लग रहा है अभी तो फिलहाल ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। तो हमेशा एक काम करना, अगर मान लो ये पोटेंशियल 10 है तो यहां कितना आएगा 10, तो यहां कितना आएगा 0, तो यहां कितना आएगा इस पॉइंट पे 10 का यहां नहीं आ सकता, 0 का यहां नहीं आ सकता, तो क्या करें x मान लो। तो यहां कितना आएगा, यहां भी नहीं बता पा रहे, तो y मान लेते हैं। तो हमारे पास होगा 4 पॉइंट्स। ध्यान से देखना बेटे जो बताने वाला हूं, ठीक है। 4 पॉइंट्स को लिख लो, एक 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, यहां पे लिख लो x और यहां पे y। जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है वो हमेशा कॉर्नर में। जरा बताओ ये 2 ओम किसके बीच में है, किन 2 पॉइंट्स के बीच में है, 2 ओम किस 2 पॉइंट के बीच में है, 10 और y। ये रहा 10, 2 ओम। 3 किसके बीच में है, x और 10, ये रहा 3 ओम। 4 ओम किसके बीच में है, एक्स वाई, ये रहा ये वाला 4 ओम, y और 0। और लास्ट 6 ओम, यहां से देखोगे तो x और यहां से 0, x और 0। अब दिखाई दिया बेटे, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखना रेशो सेम है। क्या रेशो सेम दिखाई दे रही है, 3/2 और 6/4 भी कितना होता है 3/2। अगर कभी भी हमारे पास रेशो सेम होती है, दैट मीन्स इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल, इफ रेशो 3/2 इक्वल टू 6/4, देन Vx पोटेंशियल एट x एंड पोटेंशियल एट y इज सेम। अगर पोटेंशियल सेम है तो बीच में से कितना करंट जाएगा 0, तो ये इसका कोई काम नहीं होता। तो ये क्या हो गया सीरीज, ये क्या हो गया सीरीज, और आपस में
कितना आसान हो गया अब तो, है ना? यही हमें करना होता है। अगर बैलेंस्ड ना होता तो तब भी मुश्किल नहीं है देखना। स्लाइड्स में से बना लेना, ठीक है? टाइम कम है अपने पास। अगर मान लो कुछ ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम। अब बताना क्या करें, कैसे सॉल्व करें? मैंने केसीएल ही सिखाया है तो हम वही लगा पाएंगे। जंक्शन पे टोटल करंट 0 होता है, सेम लॉजिक लगाते हैं। अगर यहां पे 10 है तो यहां कितना जाएगा? 10, और यहां पे 0, तो यहां पे x और यहां पे y। एक जंक्शन पे टोटल करंट कितना होता है? 0 कर देते हैं। क्या बनेगी पहली इक्वेशन टॉप से, वहां से? y माइनस x है, x माइनस 10 डिवाइड बाय 2, इसमें x माइनस 0 डिवाइड बाय 1, तीसरा बीच वाला x माइनस वाई डिवाइड बाय 1। नीचे वाले के लिए बताओ, अब इसको ज्यादा बड़ा मानेंगे, y माइनस 10 डिवाइड बाय 1, दूसरा y माइनस 0 डिवाइड बाय 2, और तीसरा आ जाएगा y माइनस एक्स डिवाइड बाय। बस 2 इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। एक बार पोटेंशियल मिल गया फिर तो कुछ ही पूछ लो हमसे। सेम क्वेश्चन हम केवीएल से भी सॉल्व कर सकते थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, बट ये भी उतना ही पावरफुल है जितना केवीएल है। इस डायग्राम को थोड़ा सही सा बनाओ और देखते हैं क्या होगा। वही पोटेंशियल मेथड जो अभी सिखाया था। कितने डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहां पे हमें पोटेंशियल लिखना होगा वो हमें सोचना है। अगर यहां ए है तो ऑब्वियसली यहां ए होगा, यहां बी होगा, यहां कितना होगा पता नहीं, तो क्या मान लें x, और यहां कितना होगा y। 4 पॉइंट्स बनाओ, ए और बी को कॉर्नर में, x और y को ऊपर। अगर ये सबसे पहला देखें तो किन पॉइंट्स के बीच में? पहला ही x और y के बीच में है। ये दूसरा x और b के बीच में है। ये तीसरा x और a के बीच में है। ये वाला y और a के बीच में है। एंड द लास्ट वन yb। तो मैं लग रहा घूम फिर के व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही आ गए। और सारे के सारे रेजिस्टर कितने दिए हुए हैं? R। अगर सारे R हैं तो क्या फायदा हुआ? अगर इनकी रेशो सेम होती है तो ये सेंटर वाले का क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या कह रही हो? मतलब देख लेना जो भी आंसर आएगा, R 2R, यहां भी 2R, तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर भी R ही आएगा। इसका आंसर R आना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट लिखो, ये बेटे करना है हमें सब ने। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये दिया हुआ है 6.5 वोल्ट, ये दिया हुआ है R इक्वल टू 2 ओम। बिल्कुल ऐसा ही कुछ नोटिस करना है बेटे। क्या बाकी भी सोच पाए कि 1/2, 2/4, ये तो व्हीटस्टोन है, मतलब ये तो गायब। अगर ये गायब हो गया तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? सीरीज। और ये भी क्या हो जाएंगे? सीरीज, मतलब न्यू सर्किट बना सकते हैं हम। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो। तो ये हो जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से, यह आ जाएगा 3 ओम और यह आ जाएगा 6 ओम। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ। ये 3 और 6 कैसे लग रहे हैं? पैरेलल, ये तो पैरेलल लग रहे हैं। पैरेलल 1/3 1/6 कितना होता है? जल्दी करके बताओ। 6 और 3 का पैरेलल में कितना आंसर आएगा? 1/3 प्लस 1/6 जो कि हो जाएगा 2 + 1, 2 ही आना चाहिए। अब सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? क्या अभी एक और दिख रहा है तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज? कहां पे? 1/3 1/3 10 कैंसिल हो जाएगा। 2/6 कितना होता है? 1/3। 4/12 क्या होता है? 1/3। तो ये बीच वाले का क्या होगा? गायब। अगर ये हमने गायब कर दिया, अब क्वेश्चन क्या रहेगा बेटे? ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। ये दोनों आपस में, पैरेलल, फिर जो भी आंसर आएगा इसके साथ सीरीज, आंसर आ गया।
मान लो हमसे पूछ लिया होता करंट थ्रू R2, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया होता तो हम निकाल देते टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड मतलब पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो भी आंसर बनता वो फाइनल आंसर आ जाता। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है फिर से, लेकिन पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, क्या बन जाएगा उस हिसाब से। यहां पे पोटेंशियल कितना दिख रहा है इस पॉइंट पे, अगर ये A है तो ये कितना होगा A, ये B है तो यहां पे कितना आ जाएगा B, यहां भी आ जाएगा B, यहां पे कितना आएगा पता नहीं, तो x मान लेते हैं। यहां x है तो यहां कितना आएगा x। तो अपने पास कितने डिफरेंट पॉइंट्स हुए, 3, A, B और x। जैसा अभी कर रहे थे बिल्कुल सेम करो, कॉर्नर पे बनाओ A और B और बीच में कहीं पे बना लो x। जरा मुझे बताओ ये 4 ओम किसके बीच में है, ये वाला A और x, ये रहा A और x। 6 ओम किसके बीच में है, B और X। नहीं सॉरी, हाँ 6 ओम किसके बीच में है, B और x, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 3 ओम किसके बीच में है, B। तो फिर से B और x के बीच में, ये ऐसा बनेगा। ये 12 A और x, ये दोनों कैसे हैं, और ये दोनों फिर आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनफाइनाइट लैडर जो है वो मैंने लास्ट चैप्टर में भी कराया था जब मैंने कैपेसिटेंस के बारे में बताया था। एक बार शॉर्ट सा बता देता हूं उसके बारे में कि अगर मान लो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी कैपेसिटर्स एक साथ आ गए लेकिन उसमें कुछ पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ आ गया, एक कैपेसिटर सॉरी एक रेजिस्टर और ऐसे ही चलता जा रहा है, ईच 2 ओम है, कैसे करें। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अगर मैं इस पूरे में से पूरे के पूरे सर्किट में से गायब कर दूं एक पार्ट को, तब भी कितने सर्किट्स बचेंगे, कितना पैटर्न बचेगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब है मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, एक मॉडिफाइड सर्किट कुछ ऐसा आ जाएगा इसका कि अगर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो बाकी का आंसर कितना आएगा x। लेकिन अभी भी ये A और B ही पॉइंट है, अभी भी आंसर इसका कितना आएगा x ही। अगर पूरे सर्किट में से एक पार्ट को अगर मैं हटा भी दूं तब भी आंसर x ही रहने वाला है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल, इसके साथ सीरीज। पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओए पैरेलल का होता है रेसिप्रोकल का सम, और इसके साथ सीरीज तो बन जाएगा 2 + 2x / 2 + x, और फाइनल आंसर अभी भी कितना रहेगा, x ही रहेगा। समझ आ रही। इसी का एक वेरिएशन भी आता है बेटे कभी कभी, जैसे इसी को कॉपी कर रहा हूं मैं, हाँ अगर मान लो इसका ही एक वेरिएशन कुछ ऐसा भी आता है। मान लो हमें कह दिया यहां पे है R, यहां R, KR, KR, K² R, K² R, K³ R एंड अप टू सो ऑन। इसको कैसे करें आप, ऐसा वेरिएशन आ गया तो फिर से सोचने की कोशिश करते हैं। अगर इस पूरे सर्किट में से इसको हटा दूं क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटाया तो बचा क्या, जैसे मैंने इसको हटा दिया तो आगे बचा क्या, KR, KR। और अगर इसमें से मैं K कॉमन ले लूं, अगर इस वाले में से मैं K कॉमन ले लूं तो फिर से क्या बचेगा, R बचेगा। फिर से इसके कंपैरिजन में आगे K कॉमन ले लिया तो KR बचेगा एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं आगे चलता जा रहा हूं तो आंसर में कितना फर्क आता जा रहा है, K टाइम्स। तो आज तक हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या मानते थे, X, आज हम क्या मानने वाले हैं, KX। बस इतना सही डिफरेंस था बेटे, यहां R यहां R और पूरे का KX। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, फिर से A और B का तो X ही रहेगा। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ये K मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसका मतलब फिर से जैसे पीछे किया था R × KX
डिवाइड बाय आर प्लस के एक्स इक्वल टू एक्स। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के सर्किट के क्वेश्चन हो सकते थे। केवीएल वाले क्वेश्चन रह गए हैं जिसका मैं एक ही एग्जांपल कराने वाला हूं, सिर्फ खुद से ही सॉल्व करके बता देना। ये करंट थ्रू ईच ब्रांच यूजिंग केवीएल करना है। केवीएल के लिए बता रखा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में टोटल पोटेंशियल थ्रू अ क्लोज्ड लूप कितना आता है? 0। रूल्स भी याद है। अगर कभी भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव और उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव। बैटरी में बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल पे नेगेटिव, छोटे से बड़े पे पॉजिटिव। ये सारी बातें बता रखी हैं बेटे मैंने। अरे ओए, केवीएल लगाना बेटे, लूप बनाओ, करंट खुद से लिखनी है, किसी भी डायरेक्शन में लिख दो। जैसे मैं मान के चल रहा हूं एक करंट इधर जा रही है I1, यहां जा रही है I2, तो बता सकते हो ऊपर कितनी आ रही होगी? इधर चली गई I1 I2 तो आ रही होगी I1 प्लस I2। एक लूप बना रहा हूं मैं, एक इधर एक इधर। अपनी मर्जी है, क्लॉकवाइज बनाओ एंटी क्लॉकवाइज बनाओ। पहली लूप में अगर हम चले यहां से स्टार्ट करें तो मैं ऊपर जा रहा हूं तो 10 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। फिर इसमें आए तो करंट इधर आ रहा है, करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर तो -2 सॉरी +2। फिर हम जा रहे हैं इधर, करंट जा रहा है ऊपर तो पॉजिटिव। और फिर हम नीचे जा रहे हैं तो बैटरी में बड़े से छोटा टर्मिनल -20। किसी की बनी है इक्वेशन? ऐसे अगर दूसरे वाली लूप में चले, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इसमें देखेंगे तो सेम डायरेक्शन नेगेटिव, तीसरे वाले में चलेंगे सेम डायरेक्शन नेगेटिव, और फिर छोटी से बड़ी प्लेट पॉजिटिव। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा बढ़िया मेथड फिर से मैं बताना चाहूंगा, KCL ही होता है। किसी भी पॉइंट पे एक बार पोटेंशियल पता लग गया, करंट तो निकल ही जाएगा, है ना। फाइनल 2 टॉपिक्स हैं बेटे इस चैप्टर के। एक है पावर या फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और दूसरा है एमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्जन। एमीटर वोल्टमीटर की कन्वर्जन जो है उसके सिर्फ मैं फॉर्मूलाज रिवाइज कराने वाला हूं, और पावर के 1-2 क्वेश्चन करके देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट 10-15 मिनट में खत्म करते हैं इसे, जिसमें सबसे पहला अपने पास आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे अगर कभी भी सीरीज में हमसे पूछ लिया गया, अब ये आइडियल सेल नहीं है, याद रखना, ठीक है। ऐसे अगर बहुत सारे सेल दिए हुए हैं, ये E1 है, ये E2, ये E3, ये R1, R2, R3, हमसे पूछ लिया गया नेट EMF बताओ, तो EMF कितना आ जाएगा नेट? E1 प्लस E2 प्लस E3। बताया गया था EMF का मतलब होता है वो पोटेंशियल जो बैटरी से निकलता है जब करंट थ्रू बैटरी कितनी हो? 0। अगर बैटरी से कोई भी करंट नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब वहां पे EMF शो होगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है हमें यहां पे? R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी में मैंने बताया था कि अगर एक बैटरी में से करंट बाहर निकल रहा है तो कौन सा केस होता है ये? अगर बैटरी से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक करंट तो हम इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग, और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस IR। जब करंट बाहर निकलेगा तो थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी देखने को मिलेगा हमें। और एक होता है अगर बैटरी के अंदर जा रहा होगा करंट तो उसे क्या बोलते हैं? V इक्वल टू E प्लस IR विच इज चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। अगर कुछ सेल कुछ इस तरीके से पैरेलल में आ जाएं, छोटा सा प्रूफ भी है, वो भी मैं दिखाई देता हूं, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी CBSE में। अगर मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक इनके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेटर से बल्ब कनेक्टेड, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहां का EMF E1, E2, R1, R2। और तुम पढ़ लो बेटे थोड़ा सा, तुम्हारे लिए ही करा रहा हूं, या तुम सोच रहे हो मैं अपने लिए रिवाइज कर रहा हूं?
ताकि अगले साल अच्छा पढ़ा पाऊँ। क्या बता सकते हो, अगर यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से आ रहा है I2, एक चीज है जो पैरेलल में सेम रहती है, पता है किसी को क्या? एक चीज जो पैरेलल में सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है अगर मैं यहां के लिए लिखूंगा V तो कितना आएगा? डिसचार्जिंग के केस में क्या आता है? E1 माइनस IR1। और निचले दूसरे वाले में लिखूंगा तो भी क्या आएगा? E2 माइनस IR2। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? यहां से आ रहा है I1, यहां से आ रहा है I2, तो टोटल करंट बाहर कितना जाएगा? I। इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इस वाले से I1 की वैल्यू क्या आएगी? दिमाग में करके देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, तो R1 नीचे भेजोगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? E1 माइनस V बाय R1, और दूसरा आ जाएगा E2 माइनस V बाय R2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 15 दिन का काम है बेटे, जो एक ही दिन में करा रहा हूं, वो भी 2 घंटे में, तो फास्ट तो होगा ही। नेगेटिव वाली चीजों को इधर भेजते हैं तो बन जाएगा I प्लस V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, E1 बाय R1, E2 बाय R2। अगर मैं I को भी उधर भेज दूं, देन वी हैव द फाइनल फॉर्मूला E1 बाय R1, E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1, 1 बाय R2 माइनस I बाय 1 बाय R1, 1 बाय R2, एंड वी आर डन। तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू E नेट, जिसका फॉर्मूला आज के बाद ये होगा, और दूसरा है हमारे पास माइनस R नेट इंटू I। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अगर कभी भी इतने सारे हमारे पास, जरूरी नहीं है 2 ही हो सेल, अगर 50 सेल भी होते तो उसकी जगह मैं एक सेल बना सकता था जिसका E इक्विवेलेंट यहां से निकालते, E1 E3 बाय R3, E4 बाय R4 एंड अप टू सोन, सारे के सारे हमें लिखने होते। समझ आ रही है? इतना ही बताने वाला हूं मैं इसके बारे में। लेकिन अगर मान लो ऐसा एक सर्किट आ गया, तो एक सेल, फिर ये दूसरा सेल, तीसरा सेल एंड अप टू सोन। फिर ऐसे ही हमारे पास यहां पे इस जगह पे हैं M सेल्स और इस जगह पे हैं N सेल्स, और ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से। फाइनल आंसर क्या निकालते? देखने में ही अजीब है, वैसे बहुत आसान सा ही है। देखना, अगर हम देखें इस जगह पे कितने सेल दिख रहे हैं? M, और सारे सेम है, तो बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा? सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? यहां से सिंपल प्लस कर दो सबको, तो इस पूरे को हटा के, इस पूरी सीरीज को हटा के मैं क्या बना सकता था? एक सेल, जिसका आंसर कितना आता? ME। समझ आ रही है? और कितने यहां पर रेजिस्टर होंगे? M रेजिस्टर्स। सबको प्लस कर दो तो आंसर कितना आना चाहिए? MR। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी आएगा ME MR। बता सकते हो ऐसे कॉलम में कितने होंगे? ऐसे कितने होंगे? कितने दिए हुए हैं? यहां पे दिए हुए N, इसका मतलब है इनको पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल का फॉर्मूला अभी क्या बताया था? E1 बाय R1 मतलब M बाय E MR, सॉरी ME बाय MR, ME बाय MR एंड अप टू सोन N टाइम्स, सेम चीज आ जाएगी, डिवाइड बाय 1 बाय MR प्लस 1 बाय MR एंड अप टू सोन। ये कितने टाइम्स है? N टाइम्स। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं N ME बाय MR, और डिनोमिनेटर भी कितने टाइम्स है? N टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूं N 1 बाय MR। इतना सारा हमने करा है सॉल्व। एट द एंड ऑफ द डे आंसर देखो क्या, इससे ये कैंसिल, N से N कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना है? ME। समझ आया? ऐसे रेजिस्टर जब हमने ऐसे सेल्स देखे तो M थे, इस डायरेक्शन में देखे तो N सेल्स थे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो सिंपल प्लस, इस डायरेक्शन में
सॉरी इस डायरेक्शन में सीरीज में है तो सिंपल प्लस, इस डायरेक्शन में पैरेलल में है तो हमने फॉर्मूला लगाया। अगर हमसे पूछ लिया जाता कि टोटल करंट बताओ कितना फ्लो हो रहा होगा, तो ईएमएफ अभी अभी हमने निकाल लिया था एमई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस निकालना रह गया। ऐसे कितना रेजिस्टर, अभी अभी बताया बेटे कितना रेजिस्टर ऐसे एम आर, फिर एम आर ऐसे कितने हैं पैरेलल में एन रेजिस्टर्स हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा एम आर बाय एन प्लस में एक रेजिस्टर एक्सटर्नल भी पड़ा हुआ है, दैट मींस प्लस। ये सारे के सारे रेजिस्टर जब हम सॉल्व करेंगे उसके साथ ये सीरीज में पड़ा हुआ है, तो हमने सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक से, समझ आ रही है। फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज पावर। अगर हमसे कभी भी पूछा गया होगा कि एक रेजिस्टर है जिसके दो एंड पे अगर ये पोटेंशियल है ए बी, आई करंट फ्लो हो रहा है, और अगर कोई पूछ ले कि बताओ कितनी पावर डिसिपेटेड होगी, कितनी पावर हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, तो क्या फॉर्मूला होता है पावर का, आई स्क्वायर आर, याद रखेंगे। अगर हमसे कभी भी पूछा गया होगा कि करंट पावर बताओ हमें, तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, इतनी पावर डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हमसे कोई बैटरी से निकलने वाली पावर पूछता है, पावर सप्लाई, तो उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ध्यान रखना, पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन तो इतने सिंपल नहीं आते हमारे सामने, क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, 3 बल्ब है हमारे पास और ये कुछ बैटरी R R 2R, बताना इनमें से सबसे ब्राइट कौन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता। मैंने लास्ट टाइम भी बताया हुआ है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस, जितनी ज्यादा पावर ये कंज्यूम करेंगे, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। अब यहां से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है, तो सीरीज में क्या सेम रहता है, दोबारा ओए आ जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, सीरीज में क्या सेम रहता है इलेक्ट्रिक करंट, वो कैपेसिटर में होता है, ठीक है। तीनों में इलेक्ट्रिक करंट सेम है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, मतलब आई से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, किससे डिसाइड करें फिर, आर से ही करना पड़ेगा। जिसका आर ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो बताओ अगर ये पहला बल्ब है, ये दूसरा है, तीसरा, कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, तीसरे वाला, मतलब B3 इज ग्रेटर देन B1 B2। और ये B1 B2 का क्या होगा, ये तो सेम ही पावर कंज्यूम करेंगे, इनकी ब्राइटनेस सेम होगी। समझ आ रही है, ऐसे ब्राइटनेस हमें बतानी है। और ये जल्दी ये वाला बताओ, मैं बल्ब की नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, सबके रेजिस्टर सेम, ईच आर। तो बताओ कौन ज्यादा ब्राइट होगा, कौन कम होगा। 3 दे रखे हैं, पैरेलल में चीजें है ना। सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें है, अरे मतलब इसका कितना आ जाएगा, आर और आर का 2R, इसका और इसका कितना है, तो सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगी, यहां रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगी, मतलब I1 I2 I3, बताना कौन सबसे ज्यादा होगा, I1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद I3 ज्यादा होगा, फिर I2। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस दोगे उतनी कम करंट घुसेगी उस ब्रांच में। इस हिसाब से जरा ब्राइटनेस बताना, करंट रेजिस्टेंस तो सबके ही सेम है ना, तो करंट सबसे ज्यादा है इसमें, करंट ज्यादा तो पावर भी ज्यादा, मतलब ब्राइटनेस सबसे ज्यादा। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। इसके बाद बताओ, इसके बाद यहां होगी, यहां रेजिस्टेंस R, यहां R, मतलब इन दोनों की आपस में तो सेम होगी लेकिन इससे कम होगी क्योंकि करंट कम है। इसका मतलब ग्रेटर देन या लेस देन B1 B2। इसके बाद बाकी ये तीनों की आपस में सेम होगी लेकिन सबसे कम करंट है तो ब्राइटनेस इनके कंपैरिजन में कम होगी। 3 4 5, लास्ट वाला अगर तुम लोग बता देते हो, देखते हैं यहां से करंट कितनी जाएगी, I, यहां से भी I, यहां से भी I, तो यहां कितनी डिवाइड होगी, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो यहां कितना आएगा I/2, यहां भी कितना आएगा I/2,
यहां पे फिर से कितना आएगा आई। तो तुम्हें लग रहा है ये तीनों से तो सेम ही आना चाहिए। इसका मतलब ब्राइटनेस ऑफ 1, 2 एंड 5 विल बी ग्रेटर देन 3 एंड 4। 3 और 4 की आपस में सेम क्यों हुई? सेम करंट है, सेम रेजिस्टेंस है। समझ आया? एक तो ये टाइप के बनते हैं पावर में, कभी कभी पावर में रेजिस्टेंस ही नहीं देते, सिर्फ कहेंगे कि ये रहा एक बल्ब और हमने दे दिए 200 वोल्ट 220 वोल्ट। अब क्या करें इसका बल्ब का? हमें रेजिस्टेंस ही नहीं पता इसकी, तो जज कैसे करें? तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम 220 वोल्ट इस बल्ब के अक्रॉस लगाओगे तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितनी होगी? 200। फिर से बताना चाहूंगा, ये जो लिखा होता है ना इसे बोलते हैं रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज। मैक्सिमम अगर तुम इस पे 220 वोल्ट लगा देते हो तो ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा? 220 वोल्ट लगाओगे तो 200 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। क्या हमेशा 200 पावर कंज्यूम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने वोल्टेज 110 दी तो 200 से कम करेगा कंज्यूम, ये मतलब होता है। लेकिन फिर इस डेटा से फायदा क्या है? रेजिस्टेंस मिल जाएगा बेटे इससे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पावर के टर्म्स में? पावर का एक फॉर्मूला होता है V² डिवाइड बाय R, तो R आ जाएगा V² बाय P। तो क्या बन जाएगा? 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 200, जो भी आएगा वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आज के बाद हमें ऐसा भी दिया हो सकता है क्वेश्चन जिसमें रेटेड पावर और वोल्टेज दे दें। समझ आ रही है? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 3 बल्ब दे रखे हैं, बताओ कौन सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। इस बार रेजिस्टेंस सेम नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो रेटेड पावर वगैरह दे रहा हूं 10, 60। करंट तो तीनों में सेम ही है ना, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। पहले इनकी रेजिस्टेंस बता दो कितनी आएगी, तो काम हो जाएगा आधे से ज्यादा, तो क्योंकि उसी से ही जज करना है। पहले वाले की कितनी आ जाएगी? V² बाय P 60, मुश्किल लग रहा, 36 समथिंग आएगी या 360 आएगी। V² बाय P होता है ना, तो 60 का स्क्वायर बाय 10 360। दूसरे की कितनी आएगी? 60 का स्क्वायर बाय 20 180। तीसरे की कितनी आएगी? 120। अब जज कर लो इसे, कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा? करंट तो तीनों में से सेम है क्योंकि सीरीज में है। अगर करंट सेम है तो रह क्या गया फिर जज करने के लिए? रेजिस्टेंस रह गया बेटे। किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा? 360 का। इसका मतलब सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? 1 देन 2 देन 3। एंड सिमिलरली अगर हमें पैरेलल में दिए होते तब भी सेम ही लॉजिक लगता है इसमें। तुम्हें बस पावर निकालनी है किसी तरीके से। अगर तुमने पावर निकाल ली, जिसकी पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड इस फॉर्मूला से, वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। समझ आ रही है? सभी को समझ आया ये वाला? हाँ, वो रेटेड के लिए यूज होता ना। इसमें ना करंट सेम थी, वही तो दिया, ये रहा। इसका तो देखते नहीं, ये तो फिक्स्ड चीजें हैं ना, ये नहीं चेंज हो सकती। समझ आ रही? यहां से जो करंट आ रहा ना वो डिस्ट्रीब्यूट, वो जैसे करंट इन तीनों में सेम था तो फिर हमें रेजिस्टर से देखना पड़ा। अगर हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब चीजें पैरेलल में कनेक्ट हो। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना। समझ आ? अभी हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि तीनों में करंट सेम है, इसलिए इस फॉर्मूला से चल रहा काम। पोटेंशियल सेम होता तो इससे लगाते। समझ आ? नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर। अगर मान लो एक हमारे पास सेल दे रखा है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक है एक्सटर्नल। एक चीज अभी अभी मैंने बताई थी, फिर से मैं बताना चाहूंगा। अगर हमसे कभी भी पूछ लिया गया इसके अक्रॉस पावर बताओ, तो क्या बताएंगे? सबसे टॉप वाले के अक्रॉस पावर कंज्यूम्ड हमसे पूछ लिया गया, पावर अक्रॉस आर, तो हम बता देंगे I² R। क्या पावर सिर्फ यही कंज्यूम करेगा? छोटा r कोई कंज्यूम नहीं करेगा।
ये भी तो रेजिस्टर ही है, लेकिन ये बैटरी के अंदर है, हम इसका यूज नहीं कर सकते। ये जो हीट की फॉर्म में रेडिएशंस निकालेगा, बताना इसका कोई यूज हो सकता है? अगर एक रेजिस्टर गर्म हो रहा है तो तुम उसका क्या यूज कर सकते हो? बस कुछ भी नहीं, पानी गर्म कर सकते हो, हीटर में नहीं लगा होता। हीटर के अंदर क्या होता है? रेजिस्टर। और क्या कर सकते हो अगर एक रेजिस्टर गर्म हो तो? तुमने कभी बल्ब के बारे में नहीं सुना? जो पहले बल्ब आते थे ना, वो ट्रांसपेरेंट कांच वाले, उसके अंदर एक मटेरियल होता था जिसका बहुत टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो वो ग्लो करता था। यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इसका मतलब है मैं चाहता हूं ये रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो जाए। मैं जो हीटर बनाऊं ना, वो हीटर इस तरीके से बनाऊं कि मेरे को मैक्सिमम पावर मिल सके बैटरी से, ऐसा कुछ करना है। तो हमारा टास्क भी यही है, मैक्सिमम पावर निकालनी है। क्या तुम लोग बता सकते हो इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, एक ही वायर से कनेक्टेड है। टोटल EMF कितना दिख रहा है? E। तो अगर हमसे करंट पूछा जाए तो हम लिख देंगे E डिवाइड बाय R प्लस R। वैल्यू वहां पुट कर दो, तो पावर अपने पास आ गया E डिवाइड बाय R प्लस R का स्क्वायर इंटू R। डिफरेंशिएशन में तो मेरे ख्याल से तुम लोग माहिर हो ही शायद, या नहीं हो? फॉर मैक्सिमम पावर, एक टास्क दे रहा हूं, घर बैठे हुए आराम से करते रहना इसे। हमें चाहिए मैक्सिमम पावर। कब पावर अक्रॉस दिस आर मैक्सिमम हो जाए तो तुम्हें क्या करना है? मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मूला लगा देना है। याद है किसी को कैसे करते थे? डिफरेंशिएशन कर दो और फिर इक्वल में क्या रख दो? 0। क्या ये डिफरेंशिएशन आसान है या नहीं? रुको, अभी दिखी नहीं शायद तुम्हें। अब देखो, ये डिफरेंशिएशन आसान है या मुश्किल है? कौन सा रूल लगेगा इसमें? ऊपर भी है वेरिएबल, नीचे भी है वेरिएबल। क्वोशिएंट रूल होता है बेटे, U बाय V रूल। बाकी भी मैथ के ही हो ना, एक आध को छोड़ के। बड़ा ही बुरा हाल चल रहा है बेटे, क्या बात। तो ये बन जाएगा E स्क्वायर R, डिनोमिनेटर को ऊपर ही ले जाओ, इसकी डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अगर डिवाइड वाला रूल नहीं आता था तो मल्टीप्लिकेशन वाला लगा लो। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का रूल? E स्क्वायर तो ऐसे ही रख दो, पहले वाले को ऐसे ही, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद दूसरे वाला ऐसे ही -2, पहले वाले की डिफरेंशिएशन। R के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? R के रिस्पेक्ट में 1। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? R प्लस R की पावर -2 अगर मैंने कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? E स्क्वायर R प्लस R की पावर -2, ब्रैकेट में क्या बचा? क्या दिख रहा है ब्रैकेट में? -2R प्लस, यहां पावर ये तो कॉमन ही आ गया सारा, यहां पावर -1 बचेगी, मतलब कुछ ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो R की वैल्यू R आ जाएगी। तुम्हारे पास डायरेक्ट MCQ आ सकता है बेटे। अगर CBSE की बात करूं तो अगर कभी भी हमें देखना हो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस अ रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर, कब होती है मैक्सिमम पावर कंज्यूम? जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी। समझ आ रही है? इसके अलावा छोटा सा होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो खुद से करना। जितने भी हमने ग्राफ किए थे फॉर रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, वो एक बार ग्राफ को रिवाइज करना है। काफी सारे कराए हुए थे, गैलियम आर्सेनिक वगैरह वगैरह, और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ करा दिया है। एक सिमेट्री वाले क्वेश्चन, ये 2 काम तुम्हें मैं दे रहा हूं, सिंपल सिंपल से ही होते हैं ये, तो इसको निपटा लेना। मेरे पास 1 o'clock का ही समय था और देखो पूरे टाइम पे ही खत्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।